जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। देखिए, इससे पहले जो वीडियोस हमने पहली, दूसरी और तीसरी 3 वीडियो की थी, उसमें हमने इस सिलेबस के बारे में चर्चा की थी कि सिलेबस क्या है। और आपको पता है कि आने वाली रीट है वो भी जल्द आ रही है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है वो लगभग 2100-2200 पदों पर आने वाली है। और मैथ के कम से कम 1000 पदों पर आएगी। मैथ और साइंस के 1000 पद आएंगे। तो आप लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। संख्याओं के बारे में जानकारी भी ली थी कि आरोही, अवरोही और अन्य बहुत सारी बातें जानी थी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। यह है आपका सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तो ये जो संख्याएं हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। वास्तविक संख्याओं का प्रकार है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, दशमलव, वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो संख्याओं का बेस है वो आना चाहिए। तो हम वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, यदि आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्री PDF और नोट्स और कोई भी जानकारी है वो पाने के लिए आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन। तो इस लेक्चर में हम करेंगे पूर्ण संख्याएं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। देखिए, पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं? प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्याओं को n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे करके अनंत तक चलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। देखिए, जो सारे रूल प्राकृत संख्याओं के लिए लागू होंगे वो एक जीरो को छोड़ करके पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू होंगे। तो प्राकृत और पूर्ण में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके अलावा चलिए फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए, ये जो टॉपिक रहने वाला है वो पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है और क्या होती हैं। देखिए, पूर्ण संख्याओं की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें, देखिए ये बिल्कुल बेसिक से हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और आपके एग्ज़ाम के अंदर, रीट के एग्ज़ाम के अंदर या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो हमारे कभी देखे ही नहीं होते या कभी हमने कोचिंग में किए नहीं होते। तो वो आते कहाँ से हैं? वो NCERT से आते हैं। और उसमें देखिए, अब क्वेश्चन आएगा कि संख्या 5 का पूर्ववर्ती क्या है और परवर्ती क्या है। तो आपको उन्हें निकालना होगा। देखो, पूर्ववर्ती, मैं पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों को एक साथ बता देता हूँ। पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीडिसेसर और परवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर। पूर्ववर्ती में देखो, अगर हिंदी में पढ़े ना, पूर्ववर्ती, पूर्व यानी पहले वाला। जैसे हमें 16 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो 16 के पहले वाला कौन हो जाएगा? 15। ठीक है, जैसे हमें 18 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो 18 का एक पहले वाला देखो, 18 के पहले कौन? 17। तो इसी प्रकार आप बताइए कि 49 है, 49, इस 49 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पूर्ववर्ती क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है परवर्ती। परवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर। देखो, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला और परवर्ती, परवर्ती का मतलब एक आगे वाला। तो परवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा? एक आगे वाला। जैसे देखो, 48 का यानी 48 है, इसका प्रवृत्ति क्या होगा? तो प्रवृत्ति क्या होगा? 49। और ऐसे आ जाए कि 48 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कितना हो जाएगा? 47। आई थिंक आपको दोनों के दोनों ये समझ में आ गए होंगे कि पूर्ववर्ती और प्रवृत्ति क्या है। आप आसानी से समझ भी सकते हैं यहाँ पर कि 16 का परवर्ती, मैंने क्या बताया था? परवर्ती मतलब आगे वाला, तो 16 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 17। 19 का परवर्ती मतलब एक आगे वाला, 20। तो इसी प्रकार ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे संख्या 16 संख्या 17 से ठीक पहले आती है। हम कहते हैं कि 17 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो एक माइनस या फिर ठीक उससे पहले वाला। तो 17 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 16। और 20 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? यानी एक पहले वाला, 19। ठीक है, अब देखिए,
आप यहाँ पे खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा और विद क्वेश्चन भी होंगे। तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ जो इस एनसीईआरटी बुक के अंदर है वही प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन के लिए अलग से सीरीज़ स्टार्ट कर दी जाएगी या अलग से एक पूरा का पूरा क्लासेज का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे पूर्ववर्ती और प्रवर्ती लिखिए, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 1997 का, 12,000 का, 49 का, 1,00,000 का, 2,44,701 का, इस प्रकार ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनके पूर्ववर्ती और प्रवर्ती लिखिए। ठीक है, जैसे आपको पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो एक माइनस कर दो, और प्रवर्ती ज्ञात करना हो तो आप क्या कर दो, एक प्लस कर दो। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे यहीं से उठाए होते हैं, लेकिन क्या है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो देखिए, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू होती है और अनंत तक चलती हैं। कोई पूर्ववर्ती पूछा है, जैसे देखो 6 का पहले वाला कौन है, 5, 5 के पूर्ववर्ती कौन है, 4, 4 का पूर्ववर्ती कौन है, 3, 3 का पूर्ववर्ती कौन है, 2, 2 का पूर्ववर्ती कौन है, 1। अब बताओ 1 का पूर्ववर्ती हो सकता है क्या, 1 का कौन होगा, 0 होगा। लेकिन 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो एक एक ऐसी संख्या है जिसका, यानी एक एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई क्या नहीं है, पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला प्रश्न क्या है, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे जो स्टार्टिंग संख्या है वो 1 है, तो 1 का परवर्ती 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, ऐसे आगे चलते जाएंगे और अनंत तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। देखिए ये मैंने आपको प्रैक्टिस की दे दिया। ठीक है, इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। हमने ये देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। मैंने आपको बता भी दिया कि 1 का पूर्ववर्ती क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं, और प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर के पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती हैं, यानी 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, 0 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको एक को डिटेल में और भी बताता हूँ। अब देखिए, जैसे अब देखिए, जैसे प्राकृत संख्याओं को ना n से डिनोट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अनंत तक चलेंगे। फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वोल नंबर, WHOLE वोल नंबर। और ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे वोल नंबर में आ रहे हैं ना। देखो 1 से स्टार्टिंग होकर अनंत तक, और यहाँ भी 1 से स्टार्टिंग होकर अनंत तक। तो इसका मतलब सारे के सारे प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती है, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर। ठीक है, अब दूसरा बताइए, क्या सारे के सारे पूर्ण संख्याएं, क्या सारे के सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण तो 0 भी है, लेकिन 0 क्या है, प्राकृत नहीं है, यानी 0 क्या है, नेचुरल नहीं है। तो आप दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट, अब देखिए यही क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं यानी 0 1 2 3। क्या सभी प्राकृत संख्याएं
क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो जी हाँ, पहला कथन क्या है, सही है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? बताओ भाई, ये सारे के सारे जो पूर्ण हैं वो प्राकृत हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो इंक्लूडेड है, तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ज़ीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब बताओ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जीरो से लेकर के अनंत तक चलेगी, और अनंत तो हम ज्ञात नहीं कर सकते ना, अनंत ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए अनंत अनंत है। ठीक है, तो इन प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको आसानी से आते हैं। जैसे 122 हैं, 122 में 122 जोड़ना, 122 में से 122 घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी की सारी संख्याएं आप जानते हैं। ठीक है, अब देखो, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा कि 5 है, इसको संख्या रेखा पर आप कहाँ उपस्थित करोगे, कहाँ प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो 1 से शुरू होकर के ये तो होगी प्राकृत संख्याएं, और 0 से शुरू होगी ये होगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो आप इन्हें आसानी से आप देख सकते हैं। अब देखो, ये हमारी आ गई क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों के लिए आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी फालतू की, कि आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से करने होंगे। ठीक है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखी। तो आप अगले 3 प्राकृत संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। +1 जोड़ दो, फिर +2 जोड़ दो, फिर +3 जोड़ दो, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 10,999 है, तो फिर इसमें 1 जोड़ोगे, ये 11,000 बन जाएगा, फिर 11,001, 11,000, तो कितने करवा ले चाहें। ठीक है, 10,001 से ठीक पहले आने वाले 3, तो लगातार उसमें से एक एक घटा दो, या फिर इसमें से पहले 1 घटा दो, फिर 2 घटा दो, फिर 3 घटा दो। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? मैंने पहले भी बताया था कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 0। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप 53 में से 32 घटा दो। ठीक है, अब घटाना पर्याप्त नहीं है कि आपने ये कर लिया। ठीक है, तो कितनी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी? कितनी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी? 21। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया ना, इसका प्रवृत्ति लिखिए। प्रवृत्ति क्या होता है? प्रवृत्ति नहीं पता ना आपको, मान लो मुझे प्रवृत्ति नहीं पता, तो आप पूर्ववर्ती को देखिए। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले वाला, तो प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? एक बाद वाला। ठीक है, तो इन सभी में आप एक एक जोड़ दोगे तो ये प्रवृत्ति हो जाएगा, और इसमें से एक एक घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर ये आ गई कथन। तो ये कथन है वो आसानी से देख सकते हो आप, कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे और किए भी होंगे, और आप इस पर आसानी से सही भी लगा सकते हो। लेकिन देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इसमें शून्य आता ही नहीं है, यानी शून्य प्राकृत संख्या है ही नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। ठीक है, दूसरा देखिए, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले वाला, तो ये इसमें से एक पहले वाला है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या भी होती हैं जो 0, 1, 2, 3 से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गई? 0। 600 संख्या 599 का प्रवृत्ति है। 599 का प्रवृत्ति है, बिल्कुल। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं नहीं नहीं, संख्या 599 का प्रवृत्ति है। हाँ, प्रवृत्ति होता है एक आगे वाला, तो मैंने ये गलत बता दिया क्या? हाँ, ये गलत बता दिया मैंने। संख्या 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। नहीं, ये सही है। नहीं नहीं, 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब एक पहले वाला होना चाहिए, तो 399 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 398 होगा। ठीक है, ये गलत है, वो स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, आगे वाला देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। भी होती हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो आप आसानी से देखिए, ऐसे ना आप इनको सभी को देख सकते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। क्यों? अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को सावधानी से देखिए। पूर्ण संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं तो 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है, एंड सो ऑन। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं
वो 1 2 3 से शुरू होगी, यानी 0 से स्टार्ट होके एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता। 1 का पूर्ववर्ती है क्या? नहीं है ना, तो ये कथन बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब देखो पूर्ण संख्या 1 ये है, तो इसका पूर्ववर्ती है ना 0, तो ये कथन क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, और वो कौन होता है? 0। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3, और आपको पता है कि 0 के पहले कोई अंक नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल सही है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती मतलब आगे वाला, ठीक है, सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। नहीं, क्यों? क्योंकि देखो 2 अंकों की संख्या कौन है? 99 है। इसका परवर्ती यानी आगे आने वाला अंक 100 हो जाएगा, लेकिन ये क्या 2 अंक है क्या? नहीं, 3 अंक है। तो ये सदैव वैलिड नहीं है, वैसे तो है, लेकिन सदैव वैलिड नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। देखिए जो रीट का एग्ज़ाम हुआ ना, उसके अंदर इन्हीं में से कोई एक सवाल आया था। रीट को हुए बहुत दिन हो गए, तो इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आया था, मैंने खुद भी दिया था और इसमें पता भी मेरे को। ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, और इन्हीं में से पर्सन है वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है पूर्ण संख्याओं के गुण। देखिए यही सारे गुण प्राकृत संख्याओं के लिए लागू होंगे, यही सारे गुण पूर्ण संख्याओं के लिए लागू होंगे, और यही सारे गुण हैं वो प्राकृत के वो पूर्णांक के लिए लागू होंगे, और पूर्णांक के लिए लागू होंगे, और प्रीमेय और अप्रीमेय के लिए भी लागू होंगे। तो आप एक इस गुण को यानी पूर्ण संख्याओं के गुण को ध्यान से समझ लीजिएगा, और क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला गुण है संवृत। देखिए इस किताब में जो लिखा हुआ है ना, वो आप छोड़िए, मैं आपको समझा देता हूँ, आप वैसे ही समझ लीजिए। जैसे देखिए हमारा जो पहला गुण है वो क्या है? संवृत। आप इस नाम को ध्यान से देखिए, ये नाम है संवृत, और संवृत का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लोज्ड। क्या कहते हैं? क्लोज्ड। इस संवृत का मतलब होता है जैसे आपने पूर्ण संख्याओं का लिए प्राकृत संख्याओं का सेट लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी संक्रिया लगाएं, जैसे जोड़ की लगाएं। ठीक है, जैसे आपने 1 में 1 जोड़ा, 1 में 5 जोड़ा, कोई भी संख्या ले लिए, 8 में 8 जोड़ा। 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कोई भी संख्या ले लिया आपकी जो दिमाग में आती है। 1 में 1 जोड़ा कितनी आई? 2। 5 में 1 जोड़ा कितनी आई? 6। 8 में 8 जोड़ा कितनी आई? 16। अब इनका जो रिजल्ट है ना, वो देखिए आप, क्या वे सभी प्राकृत संख्याएं हैं? 2 प्राकृत संख्या है, 6 प्राकृत संख्या है, 16 प्राकृत संख्या है। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसको आपस में जोड़ा जाए और उनका जो रिजल्ट आए वो एक प्राकृत संख्या ना आए। प्राकृत संख्या ना आए ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई भी रिजल्ट लीजिए, वो आपको 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक चलती हैं, तो कोई ना कोई इन्हीं में से मिलेगा। 2 तो यही रहा, और आप 5 के आगे 6 लिख दीजिए, 6 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे लिखते जाइए, आपको आगे मिल जाएंगे सारे के सारे। तो जोड़ के लिए क्या होता है? जोड़ के लिए प्राकृत संख्याएं, जोड़ के लिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? संवृत होती हैं। ठीक है, अब संवृत का मतलब समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप पूर्ण संख्याओं के लिए देखें, पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से 1 2 3 4, ठीक है, अनंत तक चलती हैं। अब आप पूर्ण संख्याओं के लिए कोई भी अंक जोड़िए, जैसे 1 में आपने 0 जोड़ दिया, ठीक है, 0 में आपने 50 जोड़ दिए, 50 में 50 जोड़ दिए, ऐसी बहुत सारी संख्याएं लीजिए। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 और अनंत तक चलती हैं। ठीक है, और हम जो गुण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संवृत। तो अब इसमें 1 में 1 जोड़ो, 5 में 5 जोड़ो, या फिर 8 में आप 0 जोड़ो, रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 2 5 5 10, और 8 में आप 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 8। ठीक है, अब देखिए आप 2 है, क्या 2 पूर्ण संख्या है? 10 बताइए, 10 पूर्ण संख्या है। 8 बताइए, 8 पूर्ण संख्या है। तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया
कि पूर्ण संख्याएं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया के लिए संवृत होती है। एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही आएगा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन लिखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो उसमें हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि क्या संवृत होते हैं और क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया संवृत का गुण किसके लिए, योग के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको दिखाऊं, जैसे देखो इसको रटो मत, रटना मत कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए संवृत होती है, प्राकृत संख्याएं भी योग के लिए संवृत होती हैं, नहीं, समझिए। जैसे आप घटाव के लिए देखिए, घटाव के लिए, ठीक है, घटाव के लिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, घटाव कैसे करेंगे, आप देखो 1 में से 1 घटाइए, 2 में से 2 घटाइए, 5 में से 4 घटाइए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप जो चाहें वो, रिजल्ट इनसे अलग नहीं आएगा। अब 1 में से 1 घटाइए 0, 2 में से 2 घटाइए 0, 5 में से 4 घटाइए 1। अब देखिए 4 में से 5 घटा रहा हूँ, कितना आ रहा है, -1। 5 में से 7 घटा रहा हूँ, क्या आ रहा है, -2। 1 में से 1 घटाया 0 आया, 0 इस ग्रुप के अंदर है। मैंने 2 में से 2 घटाया 0 आया, 0 है इसके अंदर। 5 में से 4 घटाया 1 है इसके अंदर। लेकिन जब मैंने 4 में से 5 घटाया तो रिजल्ट आया -1, लेकिन -1 इसके अंदर नहीं है। 5 में से 7 घटाया, रिजल्ट आया -2, लेकिन -2 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूर्ण संख्याएं, क्या पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए संवृत नहीं होती है। पता चल गया क्यों नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब हमने 4 में से 5 को घटाया ना तो रिजल्ट क्या आया, -1 आया, और -1 पूर्ण संख्याएं नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप प्राकृत संख्याओं के लिए चेक कीजिए, तो प्राकृत संख्याओं के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा संवृत योग के लिए, और योग के लिए तो हो गई, और फिर हमने पढ़ा किसके लिए, घटाव के लिए, लेकिन घटाव के लिए क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुणा के लिए, कि गुणा के लिए क्या संवृत का नियम है वो पालन होता है या नहीं होता। तो आप देखिए गुणा के लिए, गुणा आप किसी से कराओ, बड़ी से बड़ी संख्या लो, चाहे बड़ी से बड़ी ले लो, बड़ी से बड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा छोटी चीज़ों से ही आता है। सॉरी, जैसे हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और अन्य आप कोई भी ले लो, 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए 0 इसके अंदर है, 10 इसके अंदर है, 18 इसके अंदर है। देखिए मैंने जो यहाँ पर संख्याएं ली है ना वो इसी ग्रुप से ली हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस ग्रुप के लिए चेक कर रहे हो, चाहे वो प्राकृत संख्याएं हों चाहे पूर्ण संख्याएं हों, संख्याएं आपको इसी में से लेनी है। मैंने सारी की सारी संख्याएं इसी में से ली हैं, ठीक है ना। इसी में से संख्याएं लेनी है और रिजल्ट भी इन्हीं में से आना चाहिए, ये अंत तक चलती जाएगी। तो 0 इसके अंदर है, 10 भी आगे इसके अंदर मिल जाएगा, 18 भी इसके अंदर आगे मिल जाएगा। तो क्या हो गया कि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए संवृत होती है। ठीक है, इसी प्रकार आप भाग के लिए खुद चेक कीजिए। ठीक है, जैसे भाग के लिए मैं आपको खुद बता देता हूँ कि आप 0 में 5 का भाग देंगे और 5 में आप 0 का भाग देंगे। ये दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। इसका उत्तर आता है इन्फिनिट और इसका उत्तर आता है 0। 5 में 0 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 5 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिट आएगा। तो ये भाग के लिए क्या होती हैं, संवृत होती है। तो ऐसे ही आप संवृत का गुण है वो आप देख सकते हैं। जैसे अब देखिए आप, मैंने पूर्ण संख्याओं के लिए बता दिया कि पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत और गुणा के अंतर्गत संवृत होती हैं। ठीक है, किस किस के अंदर नहीं होती, घटाव के अंदर नहीं होती और भाग के अंदर नहीं होती, क्योंकि अनंत कोई वैलिड नहीं है। ठीक है ना, घटाव के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये आप इनको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखो 8 में भाग दिया 4 का 2 आ गया, लेकिन 5 में भाग दिया 7 का तो उत्तर आया 5/7,
अगर आप इसको डिवाइडेड करोगे ना तो ये 0.49 के आसपास आएगा लन समथिंग। तो 0.49 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे आपने 6 में भाग दिया 5 का, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो संवृत है, संवृत गुणधर्म पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ और गुणा के लिए तो लागू होता है और घटाव और भाग के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये आप आसानी से संख्या और पूर्ण संख्याएं हैं शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। यानी 5 में यदि आप 0 का भाग दोगे ना तो वो इनफाइनाइट आएगा, जिसे हम अपरिभाषित कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक नया गुणधर्म जिसका नाम है कर्म विनिमयता। देखिए, मैं कर्म विनिमयता आपको पहले ही बता देता हूँ। कर्म विनिमयता का मतलब होता है कर्म को विनिमय करना, और विनिमय का मतलब क्या है, आदान प्रदान, यानी चेंज करना। जैसे देखो 5 और 6 कितने होते हैं, 11। ठीक है, यदि मैं इन दोनों का क्रम चेंज कर देता हूँ, यानी 6 प्लस में 5 कर देता हूँ, तो क्या उत्तर कितना आएगा, 11। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डिटेल में, जो लिखा हुआ है वो बाद में समझ लेंगे। जैसे देखो मैंने जोड़ दिया, 2 में 3 जोड़ा, कितना आया उत्तर, 5। और मैंने जब इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया, यानी 3 प्लस में 2 कर दिए, तो भी उत्तर कितना आया, 5। क्रम चेंज करने पर कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब देखिए घटाव के लिए 2 में से 3 घटाया, उत्तर कितना आया, -1। और जब मैंने इन दोनों का क्रम चेंज किया, यानी 3 में से 2 घटाए, तो उत्तर कितना आया, +1। तो इसका मतलब कर्म विनिमय जो नियम है वो पालन कौन करेगा, एक तो जोड़ करेगा, यानी योग है वो इसका पालन करेगा। घटाव पालन करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों बार में उत्तर क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। अब गुणा में देखिए, 2 से आप 3 का गुणा कराओगे, उत्तर कितना आएगा, 6। लेकिन यदि क्रम चेंज कर दो इनका, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उत्तर कितना आएगा, 6। क्रम चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। ऐसे आप भाग के लिए देखिए, 10 में आप भाग दीजिए 5 का, उत्तर कितना आएगा, 2। इन दोनों का क्रम चेंज कर दो, 5 में भाग दो आप 10 का, उत्तर कितना आएगा, 1/2, यानी 0.50। दोनों में मान बराबर आ रहे हैं क्या, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर आधा आ रहा है। इसका मतलब घटाव के लिए और भाग के लिए, घटाव के लिए और भाग के लिए कर्म विनिमय वो नियम पालन नहीं कर रहा है, और जोड़ और गुणा के लिए है वो पालन कर रहा है। यही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, योग और गुणन के लिए कर्म विनिमयता, क्यों, क्योंकि यही दोनों है वो पालन करते हैं, घटाव और भाग है वो पालन नहीं करते हैं। देखिए देखो 4 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 4, क्योंकि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 आएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 20 आएगा। यह यहाँ पर हमारा एक ट्रिक भी बन गई। ट्रिक क्या है, एक मतलब थोड़ा वो नियम बन गया कि पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुण दोनों ही क्रम विनिमय हैं। अब यही लाइन है ना, वो हमारा आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। उसमें लिखा होगा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय है, नहीं है, योग के लिए है, गुणन के लिए है। इसी प्रकार वो आपको थोड़ा उलझा देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, या फिर आपको देखिए, अगर आप कर्म विनिमय का मतलब जानते हो ना कि कर्म विनिमय है क्या, तो आपको ये सारे के सारे रूल रटने नहीं पड़ेंगे। और वरना जब क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल आएगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कर्म विनिमय का मतलब जानना ज़रूरी है कि कर्म विनिमय है क्या। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना कि पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन नहीं है। इसकी जांच हम विभिन्न युग्म लेकर के कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैंने भाग के लिए बताया था कि 6 में 3 का भाग देंगे, 3 में 6 का, मैंने आपको 5 का बता दिया। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कर्म विनिमयता का नियम है वो कौन कौन पालन करते हैं, एक तो जोड़ पालन करता है और एक गुणा पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हमारा गुणधर्म है वो है सहचारिता। क्या है, सहचारिता की सहचारिता है क्या, तो सहचारिता होती है 3 संख्याओं के लिए। ठीक है, 3 संख्याओं में जैसे देखिए मैं यही एग्जांपल दे देता हूँ कि 2 + 3 + 4। अब आप इन संख्याओं को कितने तरीक़ों से जोड़ सकते हैं, 2 तरीक़ों से। जैसे 2 + 3 है, पहले इसको जोड़ो, 2 और 3 5, फिर आप 4 को जोड़ दो।
2 और 3 5, 5 और 4 9, उत्तर कितना आ गया 9। लेकिन ये प्रोसेस है वो हम उल्टी भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, कर सकते हैं ना। और भी कर सकते हैं, जैसे देखो 2 और 4, 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, रिजल्ट नहीं बिगड़ रहा है हमारा। तो सहचारिता का मतलब क्या होता है? जैसे देखो आप यहाँ देखो, योग और गुणन के लिए सहचारिता, जिस प्रकार हमने कर्म विनिमयता पढ़ा था ना, वैसे ही सहचारिता है। सहचारिता भी जोड़ और गुणा के लिए वैलिड होती है, घटाव और भाग के लिए नहीं होती। आप प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं, ठीक है। यही इनका सहचर्यता का गुण कहलाता है। जैसे देखिए जोड़ के लिए तो हमने देख लिया कि जोड़ के लिए होता है। अब आप देखिए गुणा के लिए कि गुणा के अंदर क्या है वो क्या नहीं होता। जैसे देखो हमें 3 संख्याओं का गुणा कराना है, 6 5 3 और 6 5 3। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करवा सकते हैं? पहले तो 6 5 को करवा दो, फिर इसका 3 के साथ करवा दो, या पहले 5 3 का करवा दो और फिर 6 का करवा दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 6 5 30, 30 दिया 90, 5 दिया 15, 15 छिके 90, ठीक है। इसी प्रकार 9 चौके 36, 36 को 25 से करेंगे, 36 को किससे करेंगे? 25 से करेंगे तो आएगा 900, और 25 चौके 100, और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ कि मैंने किया था 9 चौके 36 और गुणा में 25, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट इसको नहीं देखा, आप सोच रहे हो इसको देखा, इसको नहीं देखा, मैंने इस 25 को लिखा 100/4, ठीक है। 100/4 25 ही होता है, और मल्टीप्लाई है 36 से, काट दिया, 4 9 के 36, 900। तो ये गुणा की ट्रिक है। देखिए जो मतलब ये ऐसी ट्रिकें होंगी ना, वो आपको क्लासेस के साथ साथ में बता दी जाएंगी, आप प्रैक्टिस खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 17 6 को 2 विधियों से ज्ञात कीजिए, यानी पहले आप 14 में 17 जोड़िए, फिर 6 जोड़िए, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 37। चाहे पहले आप 17 में 6 जोड़िए, बाद में 14 जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, ठीक है। ये दोनों विधियाँ आ गई यहाँ पे, देखो पहले 14 में 17 जोड़ा और पहले फिर 14 में 6 जोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं। तो और ये है विभाग के लिए और घटाव के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 16 में पहले 4 का भाग दो, फिर इसमें 2 का भाग दो, या पहले इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, तो उसके लिए घटाव और भाग के लिए तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा? आप रट भी सकते हैं कि कर्म विनिमयता और सहचर्यता, कर्म विनिमयता और सहचर्यता का गुण है वो जोड़ और गुणा के लिए तो वैलिड है, और घटाव और भाग के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप आसानी से समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर हमारा जो नेक्स्ट गुण आता है वो आता है गुणन का वितरण। अब ये ट्रिक है ना, ये काम तो कहीं नहीं आने वाले, लेकिन एग्ज़ाम में जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है ना, वो यहीं से आता है, और बोर्ड उसको हटाता भी नहीं है कभी, याद रखना। ये है गुणन का वितरण नियम। तो ये एक आपको ट्रिक जो कहते हैं ना कि गुणा की ट्रिक है, वो गुणा की ट्रिक नहीं है, वो क्या है? एक नियम है। तो आप देखो जैसे 12 को 35 से करना है, तो आप इस 35 को क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस में 5, फिर 12 को 30 से मल्टीप्लाई करा दो, और फिर 12 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, फिर इनको जोड़ दो। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप डायरेक्ट कीजिए 12 को 35 से, जैसे आप आज तक करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिए, और इनको भी वैसे ही कीजिए, ठीक है। अब ये ट्रिक हो गई कि 126 इंटू में 55 है, 126 इंटू में 45 है, तो इस 126 को कॉमन ले लो, कॉमन 126 बाहर निकाल लिया, और 55 और 45 को जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा 100, और 126 को 100 से मल्टीप्लाई कर, ये आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आता है तत्समक अवयव का। तो याद रखिएगा जो तत्समक अवयव का जो कॉन्सेप्ट है ना, तत्समक अवयव, ये भी योग और गुणन के लिए होता है। तत्समक अवयव इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है। मैं आपको तत्समक का एक सीधा सा अर्थ बता देता हूँ, जैसे आप समझिए इसको, यहाँ देखिए आप, तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे 5 है, तो 5 में आप, मैंने जोड़ और गुणा के लिए ही है, इसी के लिए होती है, घटाव और भाग के लिए तो नहीं होती।
तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी का मतलब है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 है ना, तो 5 में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चाहे आप इसमें कौन सी संख्या जोड़ें, लेकिन 5 का उत्तर रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5। जैसे 6 में आप कुछ भी जोड़ें लेकिन उत्तर कितना आना चाहिए, 6। आप 18 है, 18 में आप कुछ भी जोड़ें लेकिन उत्तर कितना आना चाहिए, 18 ही आना चाहिए। यहाँ पर जो आएगा ना वही क्या हो जाएगा, उसका तत्समक अवयव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, वो उसका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। 5 में आप कितना जोड़ोगे कि 5 आएगा, 5 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। 6 में भी आपको 0 जोड़ना पड़ेगा, 18 में भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा, ताकि उत्तर कितना आ जाए, सेम। तो जोड़ के लिए जो तत्समक अवयव होगा ना वो कितना होगा, 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जोड़ के लिए तत्समक अवयव है। मैं तत्समक अवयव पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे नाम आएंगे जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि तत्समक अवयव है वो कितना है, 0, ठीक है। अब इसी प्रकार आप नेक्स्ट देखिए, गुणात्मक तत्समक, वो तो हो गया तत्समक अवयव जोड़ के लिए, ठीक है। जोड़ के लिए कितना हो गया, 0। अब देखिए गुणा के लिए तत्समक अवयव, जैसे 6 है, 6 को किस संख्या से गुणा कराएं कि उत्तर कितना आ जाए, 6। 5 है, 5 को किस संख्या से गुणा कराना चाहिए कि उत्तर कितना आ जाए, 5। 80 है, 80 को किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएं ताकि उत्तर क्या आ जाए, 80 ही आ जाए। देखिए उत्तर सेम आना चाहिए, आंसर है वो सेम आना चाहिए, तभी वो उसकी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन पाएगी। जैसे देखिए 6 है, जैसे देखो, नहीं रहने दो, थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। 6 है तो 6 को किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि उत्तर 6 आ जाए। 5 को किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि उत्तर 5 आ जाए। 80 को किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि उत्तर 80 आ जाए। तो इन सभी को हमने किस संख्या से करवाया, 1 से। तो हमारा जोड़ के लिए जो तत्समक अवयव होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि आपको तत्समक का पता है कि तत्समक का मतलब आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है वो कभी चेंज नहीं होती है, तो आप इस उत्तर का कोई भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। वरना आपको रटना ही पड़ेगा कि जोड़ के लिए तत्समक अवयव है वो 0 होता है और गुणा के लिए आपका तत्समक अवयव 1 होता है। इसको रटना पड़ेगा, और रटे हुए आपको पता है कि मैथ है वो रटने से काम नहीं चलता, रहते आपको समझना ही पड़ेगा, और इसमें समझने वाली वैसी कोई भी बात भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखो 0 के अंदर 0 जोड़ेंगे, 0 के अंदर आप मान लो, सॉरी क्या बोल दिया मैं भी ना, जैसे 5 है, 5 के अंदर यदि आप 0 जोड़ोगे तो 5 होगा। 10 के अंदर आप यदि, जैसे 6 है, 6 के अंदर यदि आप 0 जोड़ोगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। तो यदि वही स्वयं परिणाम क्या हो, स्वयं वही पूर्ण संख्या होती है। शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं या तत्समक तत्व कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहते हैं। मैंने क्या बताया था, शून्य, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं या फिर मल्टीप्लाई आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, इस बात को ध्यान रखना कि योज्य तत्समक, योज्य तत्समक 0, योज्य का मतलब जोड़, और 0 को जब हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। और 1 को जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम में भी सीधा ही क्वेश्चन यही आता है कि 5 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, ठीक है, कितना होगा, 1। और 5 का योज्य तत्समक क्या होगा, 0, ठीक है। अब ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो आप इनको जोड़ करना है, जोड़ आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 800 और 200, 1000, 1000 और 300, 1300, 1300 हो गई। फिर 63, 8 और 37 को एक साथ जोड़ दो कि भी 63 और 37 कितने हो गए, 100, 1400, ये 1408 हो गई। आप ऐसे कैसे भी जोड़ना है आपको, कैसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करना है, तो गुणा आप कैसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं। 50 को 2 से करा दो 100, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, जैसे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप इसी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे,
अब बताओ, गुणन की क्रम विनियमितता, योग की क्रम विनियमितता और योग पर गुणन का वितरण। अब मैंने क्या बताया था, क्रम विनियमितता में से क्रम चेंज होगा, और गुणा, तो देखो इनमें से कौन सा गुणा है, गुणा इन दो में है, ठीक है। अब गुणा के लिए क्रम विनियमितता, देखो क्रम किस में चेंज हुआ है, 2 49 50, 2 50 49, इसमें क्रम चेंज हुआ है ना। देखो 49 50 की जगह हो गया, 50 49 की जगह हो गया, तो गुणन के लिए क्रम विनियमितता किस में हो जाएगी, इसमें। अब योग के लिए देखो, योग कहाँ पे है, 80 का, 2005 का, फिर 20 का, फिर यहाँ देखो 80, इस 20 और 2005 का क्रम चेंज हो गया ना, तो ये हो जाएगा योग की क्रम विनियमितता, और ये बच गया योग पर गुणन का वितरण, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे, आप आसानी से कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है तो, और बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आया पूर्ण संख्याओं के लिए प्रतिरूप। देखिए बताओ, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, शून्य है वो किससे से नहीं आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 2 का भाग दोगे 0 आएगा, 10 में से 10 घटाओगे 0, 0 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन यदि 1 में आप 0 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, सही सीटेट में आया भी था ऐसा, सीटेट में आया भी था। और याद रखना, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, सीटेट 100% उनका पेपर है ना, वो NCERT से बन करके आता है, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे किसी का ही हो, NCERT से बन के आता है, बिल्कुल का बिल्कुल 100 का 100% NCERT से बन के आता है, ठीक है। देखिए हमने इस क्लासेस में हमने वो चर्चा है वो क्या की, वो देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने चर्चाएं क्या की। प्राकृत संख्याएं मैंने बताया था 1 2 3 से शुरू होती हैं। प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो इसका प्रवृत्ति मिलता है, और 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूर्ववर्ती मिलता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक प्रवृत्ति होता है, 1 को छोड़ करके प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। वही है, उनको कॉन्सेप्ट समझा हुआ ना, तो उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, और यही मेन एग्जाम में किया जाता है, इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ के दोबारा लिखा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक प्रवृत्ति होता है भी, 0 को छोड़ करके प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, बिल्कुल। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, मैंने बता भी दिया था। और हम इनको 0 के ऊपर भी लिख सकते हैं, ये आप बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं इसको, और आप इनको पढ़ भी सकते हैं। शून्य से भाग है वो परिभाषित नहीं है, यानी जैसे 5 है, 5 में यदि आप 0 का भाग देंगे ना तो वो क्या है, अपरिभाषित है, जिसका उत्तर क्या होता है, इन्फिनिट होता है, ठीक है। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए तत्समक अवयव, मैंने क्या बताया था, योग के लिए तत्समक अवयव, इस बात पे आप गौर कीजिएगा, यही एग्ज़ाम में आता है, और यहीं पर आप कन्फ्यूज़ होंगे, जब इनका टेस्ट स्टार्ट होगी ना, तो इनमें देखना आप कहाँ कहाँ गलती करोगे। तो शून्य के लिए नहीं, शून्य है वो योग का तत्समक अवयव है, और 1 है वो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का तत्समक है। पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, ये मैंने सभी आप सारे के सारे आपको पढ़ा दिए, और आप आसानी से देख भी सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा की और प्राकृत संख्याओं के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसमें हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इनका पूर्ण का पूर्ण है वो 0 से हाई लेवल तक आपको करवाया जाएगा, और जो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उनको कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। और अन्य कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और जल्द ही रीट की वैकेंसी आ रही है, आप तैयारी कीजिए पूरे तरीके से। आपके लिए क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना वो भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी मिलेंगे आपके साथ में। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।